नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। राजधानी लखनऊ में अनलॉक की शुरुआत के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए कोरोना को लेकर हो रही लापरवाही पर अब योगी आदित्यनाथ और सख्त हो गए हैं। कोरोना संक्रमण का बढ़ता मामला देखकर कई इलाकों में 24 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसे देखते हुए लखनऊ के कई इलाकों में लॉकडाउन फिर से लागू कर दिया गया है। राजधानी के तहत आने वाले 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों में 20 जुलाई से 24 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लागू रहेगा। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने हाल के दिनों में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरोजनी नगर, गाजीपुर, इंदिरा नगर और आशियाना थाना क्षेत्रों में कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इन 4 थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इन 4 थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में 20 जुलाई को सुबह 5 बजे से 24 जुलाई रात्रि 10 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इन क्षेत्रों में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। राजधानी लखनऊ में अनलॉक की शुरुआत के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3700 के पार पहुंच गई है। रविवार को लखनऊ में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। लगातार चौथे दिन लखनऊ में 200 से भी ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट किए गए। रविवार को लखनऊ में 219 नए कोरोना मरीज मिले। शनिवार को 224 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अब सरकारी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। कोरोना को लेकर बढ़ रही लापरवाही को देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर कई इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छुपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए सीएम ने टीम 11 के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कल देर रात बैठक की थी। आज भी टीम 11 के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय हुआ है कि सभी जिलों में पूरी मुस्तैदी, पूरी तत्परता के साथ कोरोना संक्रमण से निपटने का काम किया जाए। अब लिहाजा उन अधिकारियों पे बड़ी जिम्मेदारी है, जिन अधिकारियों को जिलों में नोडल अधिकारी बना के रखा गया है, जो जिले के एसपी, डीएम के साथ मिलके, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलके वो नज़र रख रहे हैं। लेकिन कल जो अचानक राजधानी लखनऊ में कोरोना का केसेस आए हैं, जिसमें 392 से अधिक केस आ गए और एक तरह से कहें कि बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कोरोना संक्रमण। अब सवाल ये उठता है कि इस कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए जो योगी मॉडल की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही थी, कहीं ना वो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। और उस प्रश्न चिन्ह के पीछे जो टीम 11 है या जो अधिकारियों को टीम बनाई गई है जिलों में, राजधानी में, जो इस पर नियंत्रण पा सके, वो शायद उस तत्परता से, उस जो सचेत होके या प्रतिबद्ध होकर काम नहीं कर पा रही है, जिसका नतीजा है कि कोरोना के संक्रमण अचानक बढ़े हैं। दूसरी तरफ केजीएमसी के जो बड़े विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने भी आगाह किया था कि नमी बढ़ी है, लिहाजा कोरोना के जो वायरस है उसको एक अनुकूल माहौल मिल रहा है और मुख्यमंत्री को उन लोगों ने अपनी ओर से सलाह भी दी थी। अब देखना है कि जो ये संक्रमण बढ़ा है, इसको नियंत्रण पाने के लिए योगी और टीम 11 की टीम किस तरह की रणनीति बना के काम करती है। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में माफिया विकास दुबे पर पुलिस ने जो हलफनामा दायर किया है वो खुद सवालों के घेरे में है। इसमें गन लाइसेंस से लेकर बेल पैरोल को चैलेंज नहीं किया गया है। पुलिस की कार्यप्रणाली कटघरे में है। आपको हलफनामे के वो बिंदु बताते हैं जो सिस्टम के फेल्योर की ओर सीधा इशारा कर रहे हैं। कानपुर के माफिया विकास दुबे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच आदेशित करेगा या नहीं, फिलहाल सुनवाइयों का दौर जारी है। लेकिन इससे पहले यूपी पुलिस के डीजीपी हितेश अवस्थी ने एक हलफनामा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है।
ये हलफनामा उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में भी खड़ा करता है। दरअसल विकास दुबे के ऊपर 63 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद जो यूपी पुलिस ने हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहीं पर भी बेल, पैरोल या हथियारों के लाइसेंस किस प्रकार इस माफिया को जारी हुए थे उसका कोई जिक्र नहीं किया है। 5 लाख के इनामी विकास दुबे को डीजीपी ने अपने हलफनामे में हिस्ट्री शीटर तो बताया है, लेकिन वो जेल से बाहर कैसे था, उसको पेरोल कैसे मिली हुई थी, डीजीपी का हलफनामा इस बारे में एक भी जवाब नहीं देता। दरअसल विकास दुबे के ऊपर अपहरण, हत्या, जबरन वसूली जैसे तमाम जघन्य अपराधों के मुकदमे लदे हुए थे। इसके बाद विकास दुबे और उसके गुर्गों को एक के बाद एक हथियारों के लाइसेंस लगातार जारी हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक अफसरों को कटघरे में खड़ा करता है। इन हथियारों को जारी करने के लिए शासन के अफसरों की भूमिका की जांच के आदेश तो हालांकि दिए गए हैं, लेकिन हलफनामे में इस बात का जिक्र यूपी पुलिस ने करना मुनासिब नहीं समझा। आखिर विकास दुबे जमानत पर कैसे बाहर आया? विकास दुबे के हालिया कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें वो अपने भतीजे की शादी समारोह में डांस करता नजर आ रहा है। इस तरह के वीडियो जब समाज में आते हैं तो एक बड़ा अपराधी किस प्रकार से पूरे सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है वो ये दिखाता है। यूपी पुलिस के डीजीपी ये कहते हैं कि विकास दुबे बाहर था और पुलिस लगातार उस पर निगरानी रख रही थी, लेकिन विकास दुबे बाहर कैसे था? इतना गंभीर मुकदमे लदा अपराधी बाहर था, पेरोल उसे लगातार मिल रही थी, जमानत उसे लगातार मिल रही थी, ये सब कैसे संभव हो रहा था? ये बताने को यूपी पुलिस का हलफनामा तैयार नहीं है। ना तो इस हलफनामे में जांच, सजा और दंड का प्रावधान है, किसी भी प्रकार का प्रावधान इस हलफनामे में नहीं है। ये हलफनामा सिर्फ ये दिखाता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कितने मुकदमे विकास दुबे पर लाद रखे थे और विकास दुबे बाहर था। विकास दुबे ने एनकाउंटर के वक्त भागने की कोशिश की और मारा गया, लेकिन विकास दुबे की जो कार्यप्रणाली थी और पुलिस से जो उसकी साठगांठ थी उस पर एक भी सवाल इस हलफनामे में खड़ा नहीं किया गया है। इस हलफनामे का पोस्टमार्टम करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली कटघरे और सवालों के घेरे में आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो अपने बचाव में किया है, सीबीआई जांच से बचने के लिए किया है। ये तो यूपी पुलिस के जिम्मेदार ही जानते हैं, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में 50-60 से ज़्यादा मुकदमों वाले अपराधी भी खुले में घूम सकते हैं, जबकि छोटे मोटे चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस जेल भेजने में माहिर है। आखिर इतने बड़े माफिया को इतनी ज़मीनें कैसे मिली? 250 बीघे से ज़्यादा ज़मीनें विकास दुबे के ऊपर थीं। विकास दुबे के पास तमाम लाइसेंस थे, उसके गुर्गों के पास थे, तमाम मुकदमे दर्ज थी। पुलिस कैसे रिपोर्ट लगाकर लाइसेंस जारी करा रही थी? इन सारे सवालों का जवाब इस हलफनामे में नहीं दिया गया है। विकास दुबे का ये हलफनामा उत्तर प्रदेश के डीजीपी और पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस इस हलफनामे पर बोलने को कतई तैयार नहीं है। उसका कहना है कि विकास दुबे मारा जा चुका है और ये सारे सवाल भी उसके साथ ही खत्म हो गए, लेकिन सवाल तो अभी भी कायम है और इस सिस्टम पर कायम है, क्योंकि सिस्टम फेल्योर हो चुका है। सिस्टम का पूरी तरह से फेल्योर हुआ, सिस्टम दांव पे लगा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद सुनवाई के वक्त यूपी पुलिस और सॉलिसिटर जनरल से कही है। सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने साफ तौर पे चीफ जस्टिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का सिस्टम फेल हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम इन अपराधियों की वजह से फेल हुआ है, या सिस्टम को इन अपराधियों के सहारे चलाने वाले सफ़ेद पोश नेता, अफसर और बाकी जो रसूखदार हैं उनकी वजह से फेल हुआ है, ये जांच का विषय है। लेकिन यूपी पुलिस का हलफनामा उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को ज़रूर दिखा रहा है और आने वाले समय में अपराधी यूपी पुलिस के इसी रवैये की वजह से न सिर्फ जेल से बाहर आते रहेंगे, बल्कि आम जनता में दहशत का पर्याय भी बनते रहेंगे। कैमरामैन राजेंद्र बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर कुछ बेहद तल्ख टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि इतने सारे केस होने के बावजूद दुबे को जमानत मिली हुई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था उसे जमानत मिली। ये संस्थान की नाकामी है। एनकाउंटर मामले की छानबीन वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को रखने के बारे में शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार से विचार करने को कहा है। कानपुर के बिकरो गांव में 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या करने वाला विकास दुबे, जिसको एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। विकास दुबे के एनकाउंटर के लिए जो जांच कमेटी बनी है, एसआईटी बनी है, उसके साथ एक न्यायिक आयोग बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह के गठन होने से पहले या कोई अधिसूचना जारी होने से पहले सरकार को ये की ओर से बनाई गई न्यायिक कमेटी का पुनर्गठन होगा। कोर्ट की राय के मुताबिक अब कमेटी में एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जोड़ा जाएगा। यूपी सरकार ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन कोर्ट को सौंपेगी। बुधवार को कोर्ट उसे देकर आदेश पास करेगा। ये भी देखा जाना है कि सीएम, डिप्टी सीएम जैसे लोगों ने क्या बयान दिए, क्या वैसा ही पुलिस ने किया है। इस बात की भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की। अब सुनवाई इस बुधवार को होगी। उस दिन कोर्ट यूपी सरकार की तरफ से कमेटी के लिए तैयार नोटिफिकेशन को देखकर आदेश देगा। विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टली है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसमें किसी भी तरह की अधिसूचना जारी नहीं होनी चाहिए बिना सुप्रीम कोर्ट को बताए हुए। और एक तल्ख टिप्पणी उन्होंने जो तुषार मेहता, जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको कहा है कि आप ये ना बताएं कि जैसे ही तुषार मेहता ने बात कही कि निष्पक्ष जांच चल रही है और विकास दुबे जैसे जिसके खिलाफ 65 एफआईआर दर्ज थे, कुख्यात गैंगस्टर जो कि कानपुर में खुलेआम घूम रहा था और आसपास इलाकों में अपराध को अंजाम दे रहा था, उसकी जांच चल रही। सीजीआई ने अपने एक न्यायिक कमेटी बनाई है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की और पूछा तुषार मेहता से, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, कि क्या पुलिस कमेटी ने में जो ये न्यायिक आयोग बना है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो एक पूर्व जज के अलावा क्या पुलिस अधिकारी है। इस बात का जवाब तुषार मेहता नहीं दे पाया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे से जुड़े मामले की सुनवाई बुधवार तक टाली है। बुधवार के दिन कोई अंतिम निर्णय या निर्देश क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। कैमरामैन राजबिष्ट के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के कई राजनीतिक और धार्मिक हस्तियों को कार्यक्रम में बुलावा भेजा जा रहा है। ये जानकारी महंत नृत्य गोपाल दास ने दी है। भूमि पूजन के अवसर पर कई दिग्गजों का जमावड़ा होगा। मंदिर आंदोलन के वाहकों में अगवा रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की पीढ़ी के शीर्ष नेताओं को जुटाने की तैयारी है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत करीब 200 प्रमुख हस्तियां अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगी। राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन करने के साथ ही शुरू हो जाएगी। और इस आयोजन में, चूंकि ये आयोजन काफ़ी भव्य होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस आयोजन को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। और ये चर्चा है कि इस आंदोलन में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनको निमंत्रण देने की तैयारी में राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट जो है वो तैयारी करके रहा है। राम तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर आधारशिला रखने के कार्यक्रम में सीमित लोगों को ही आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और सरकार मिलकर तय करेंगी। अयोध्या के प्रमुख संत, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं, संतों को भेजा जाएगा निमंत्रण। ये बात ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने कही है, जिसमें प्रमुख रूप से राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे शामिल। ट्रस्ट की नज़र में सभी वह लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया है, मंदिर मॉडल में विस्तारीकरण किया जाएगा। 2 गुंबज और 5 होगा, ये बात कही गई है। अब सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और भूमि पूजन का काम वो करेंगे, लिहाजा कोरोना संकट के कारण इस तरह का फैसला हुआ है कि जो राम मंदिर के आंदोलन के अग्रणी रहे हैं, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मोहन मनोहर जोशी, उनको निमंत्रण भेजा जाएगा। साथ ही मोहन भागवत संघ प्रमुख, उनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा। वो भी प्रधानमंत्री के साथ अयोध्या में भूमि पूजन में शामिल होंगे। कैमरामैन राजबिष्ट के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। माफिया विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के मददगारों की यूपी में लंबी फौज है। पहले आईपीएस और कानपुर एसएसपी रहे आनंददेव तिवारी का नाम तब सुर्खियों में आया था। अब आईएएस और कमिश्नर कानपुर रहे मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भी जय वाजपेयी के मददगारों की फहरिस्त में बताए जा रहे हैं। जयकांत वाजपेयी वो शख्स है जो कानपुर के बिकरू का माफिया विकास दुबे का खजांची था। दरअसल जय वाजपेयी को पुलिस ने फजीहत के बाद हिरासत में तो लिया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे कई दिनों की मशक्कत के बाद और पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर जब सोशल मीडिया पे मुहिम चली कि जयकांत वाजपेयी ही विकास दुबे के सारे राज जानता है और कई सौ करोड़ की संपत्तियों का राजदार जय है, तो इसके बाद उसको पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया, उसे जेल भेजने की सूचना है। लेकिन जयकांत वाजपेयी के मददगार कई बड़े अफसर और नेता थे जो कानपुर में बड़े पदों पर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम कानपुर के एसएसपी आनंददेव तिवारी का था, जिनके साथ तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी। और अब एक बड़ा नाम जय वाजपेयी के मददगार के तौर पर सामने आ रहा है, वो है आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। दरअसल इफ्तिखारुद्दीन जब कानपुर में कमिश्नर के पद पर तैनात थे तो जिस जय वाजपेयी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त होना चाहिए था वो उन्होंने बहाल कर दिया था। फिलहाल मौजूदा खनन निदेशक और कानपुर की पूर्व डीएम रोशन जैकब ने 2014 में ही रिवॉल्वर का लाइसेंस जय वाजपेयी का निरस्त किया था और कारण ये था कि उसके ऊपर तमाम मुकदमे लदे हैं। इसके बावजूद जब जय वाजपेयी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन जो उस समय कानपुर में कमिश्नर थे उनके पास गया तो मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने बतौर कानपुर कमिश्नर 14 नवंबर 2014 को जय वाजपेयी का लाइसेंस न सिर्फ बहाल किया बल्कि तमाम मेहरबानियां भी की। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन फिलहाल उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग के अध्यक्ष के तौर पर पदस्थ हैं, लेकिन जय वाजपेयी के मददगार अफसरों की जांच अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू नहीं कराई है। हालांकि दावे किए जा रहे थे कि आनंददेव तिवारी की जांच होगी, लेकिन उनकी जांच कहां तक पहुंची ये बताने को यूपी सरकार का कोई भी अफसर तैयार नहीं है। और अब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का नाम भी विकास दुबे और जय वाजपेयी के मददगार के तौर पे जुड़ गया है। ऐसे में जय वाजपेयी ने इन्हीं रसूखदार अफसरों और नेताओं की मदद के बदौलत बिकरू गांव से लेकर कानपुर शहर और कानपुर शहर से लेकर थाईलैंड और बैंकॉक तक अरबों रुपए की संपत्तियों का अवैध साम्राज्य खड़ा किया है। इन अफसरों की तत्काल जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि जय और विकास ने मिलकर इन अफसरों और नेताओं को करोड़ों की बेशकीमती जमीनें भी मुफ्त में या कौड़ियों के भाव दी हों। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग का तांडव देखने को मिला, जब जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे कुछ युवकों पर बाइकर्स गैंग ने हमला बोल दिया। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा युवक घायल हो गए। इसके बाद पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहता है। इसके बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किस तरह से करते हैं, इसका ताजा मामला लखनऊ के तेलीबाग में देखने को मिला है, जहां बाइकर्स गैंग ने पीजीआई थाना क्षेत्र के पास 20 सड़क पर कुछ युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को लॉकडाउन के दौरान खुलेआम बाइकर्स गैंग की गुंडागर्दी देखने को मिली। पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन में अचानक 2 दर्जन से भी ज्यादा बाइकों से आए असलहाधारी बेखौफ दबंगों ने एक बर्थडे पार्टी में हमला बोल दिया। इस दौरान दबंग लगभग 1 दर्जन लोगों को लहूलुहान कर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते फरार हो गए। खास बात यह है कि घटना स्थल 3 पुलिस चौकियों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद लॉकडाउन के दौरान
भी पुलिस को घटना की कोई खबर ही न लग सकी। वृंदावन कॉलोनी सेक्टर 7 निवासी सुरेश कन्नौजिया अपने बेटे विपिन का जन्मदिन पार्टी मना रहे थे। समारोह में कुछ रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। आरोप है कि अंबेडकरपुरम तेलीबाग के पास रहने वाले वीर यादव, पौआ व सुदीम अपने 50 साथियों के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद आरोपियों ने लाठी, डंडे व हॉकी से पार्टी में आए लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावरों ने वहां खड़ी दोपहिया बाइक व कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमले में घायल लोगों की शोरगुल सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे, लेकिन डर के मारे कोई बीच बचाव करने नहीं आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच हमलावर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। बाइकर्स गैंग के हमले में 12 से ज्यादा लोगों को चोट आई है। हमले में ऋतिक, विपिन, साफिक, विकास व अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं कुल 6 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें एक कार भी शामिल है। जिस स्थान पर हमलावरों ने मारपीट तोड़फोड़ की थी, उसके आसपास कुल 3 पुलिस चौकियां हैं। इसके बावजूद भी पुलिस को घटना के बारे में जानकारी नहीं हुई। सवाल यह है कि चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस कहां थी जब 50 से ज्यादा लोग सड़क पर बाइक से निकले थे। इंस्पेक्टर PGI KK मिश्रा के मुताबिक पुराने विवाद में झगड़ा हुआ था। गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस खबर को सुनने के बाद पहला सवाल यही आता है कि ये युवक लॉकडाउन में इतनी बड़ी तादाद में बाहर कैसे निकले। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन सतीश श्रीवास्तव के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। यूपी में सैकड़ों महिलाओं को बेरोजगार करने वाली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 181 के पुनः संचालन को लेकर योगी सरकार के अफसर कतई गंभीर नहीं है। आज इको गार्डन के बाहर दर्जनों महिला हेल्पलाइन कर्मियों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। न्यूज इंडिया भी लगातार हेल्पलाइन को बंद किए जाने के मुद्दे को गंभीरता से उठा रहा है। उन्नाव में एक मजबूर महिला कर्मी ने आत्महत्या तक कर ली थी। छीन रहे क्यों रोजी रोटी, हाय हाय रे ये सरकार, हाय हाय रे ये सरकार, कर डाला हमको बेरोजगार, कर डाला हमको बेरोजगार, हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फजीहत करा रही है। इस बार मामला उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाओं का कल्याण करने वाली महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 181 का है। दरअसल 181 पर निजी कंपनी GVK EMRI का करोड़ों रुपए का बकाया है और तकरीबन 450 महिलाएं इस हेल्पलाइन के बंद होने से सड़कों पर आ गई हैं। लेकिन योगी सरकार के अफसर इस हेल्पलाइन को पुनः संचालित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके मद्देनज़र तमाम महिलाओं ने, जो इस महिला हेल्पलाइन की कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने CM आवास को घेरने का प्रयास किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उनको आशियाना के इको गार्डन के बाहर धरना प्रदर्शन करने की मंजूरी दी। महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि हमारे घर का खर्च कैसे चले, पिछले 13 महीने की सैलरी भी बकाया है और हमारी एक साथी उन्नाव की आयुषी सिंह, उसने परिस्थितियों से हार मानकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या तक कर ली है। दरअसल आयुषी सिंह के पति विकलांग हैं और इसका एक 5 साल का छोटा बच्चा है, लेकिन जब महीनों से ये बेरोजगार थी और इसके घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, तमाम परिस्थितियों से आयुषी सिंह ने हार मान ली। इसके बाद आयुषी सिंह ने ट्रेन के आगे कटकर पिछले महीने ही सुसाइड कर लिया। आयुषी सिंह की आत्महत्या ये साफ तौर पे दिखाती है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह करने में लगी है। इसी को देखते हुए महिला काउंसलर्स ने आज इको गार्डन के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साफ तौर पर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारे लगाया कि हमें हमारा हक वापस कीजिए। महिला काउंसलर्स का साफ तौर पे कहना है कि जो पैसा बकाया है वो पैसा आखिरकार सरकार निजी कंपनी को क्यों नहीं दे रही है, और अगर इसी तरह हेल्पलाइन नहीं चली तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को असुरक्षा की भावना भी कहीं ना कहीं पैदा होगी। ये वो हेल्पलाइन थी जिसका उद्घाटन अखिलेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया था और उसके बाद
योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो मुख्यमंत्री ने खुद इसको पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया और साथ ही तमाम रेस्क्यू वाहनों का शुभारंभ भी किया। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ महीनों से ये हेल्पलाइन पूरी तरह से बंद है और पिछले महीने ही 5 जून को इस हेल्पलाइन को संचालित करने वाली जीवीके ईएमआर कंपनी ने महिला काउंसलर्स को नोटिस देकर हेल्पलाइन को पूरी तरह से बंद कर दिया। न्यूज़ इंडिया लगातार इस बड़े मामले को उठा रहा है और जब प्रमुख सचिव महिला कल्याण और निदेशक महिला कल्याण से ये बात जानने का प्रयास किया गया आखिर इतनी ज़रूरी हेल्पलाइन क्यों बंद है, तो किसी भी सीनियर अफसर ने जवाब नहीं दिया। हालांकि न्यूज़ इंडिया ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो उसके बाद सरकार और सरकार में बैठे अफसर हरकत में आए थे और उन्होंने जिलों में जिला प्रोबेशन अफसर को आदेश जारी कर बकाए भुगतान का ब्यौरा मांगा था। लेकिन उसके बाद पूरी कवायद ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ऐसे में महिला काउंसलर्स का कहना है कि अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। लखनऊ में सुबह से तेज बारिश हो रही है और कोरोना का भी बड़ा खतरा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आई हुई महिला काउंसलर्स लगातार अपने हक को लेकर योगी सरकार से गुहार कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, लेकिन नौकरशाही उनकी गुहार सुनने को कतई तैयार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महिला सुरक्षा का दम भरते हैं। उनको महिला कर्मचारियों की गुहार तत्काल सुननी चाहिए और अपने अफसरों को निर्देशित करना चाहिए कि लाखों महिलाओं को सुरक्षा देने वाली महिला हेल्पलाइन 181 जल्द ही उत्तर प्रदेश में पुनः शुरू की जा सके। कैमरामैन राज बिष्ट के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।